अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा करंट अफेयर में जो टॉपिक है वो है इकॉनमी एंड ट्रेड। हमने जो इकॉनमी और ट्रेड पे आज डिस्कस करना है, क्योंकि जो रिसेंट डेज़ में जो है इकॉनमी एक बहुत बड़ा जो है पाकिस्तान का मसला बना हुआ है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन है और पाकिस्तान इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट के वर्ज पे है, बहुत उसके किनारे पे है। तो हम बहुत सी जो इसके जो है डायमेंशंस हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहा है, वो कौन-कौन सी वजूहात हैं, इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें तो हम बात करते हैं ट्रेड डेफ़िसिट की। ट्रेड डेफ़िसिट कहते हैं तिजारती खसारे को। एज़ पर जो है हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट 2021 टू 22 की उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी वो 36 बिलियन डॉलर्स की थी। हमारी एक्सपोर्ट्स 36 बिलियन डॉलर्स की थी और जो हमारी इंपोर्ट्स थी वो 80 बिलियन डॉलर्स की थी। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो ट्रेड डेफ़िसिट था तकरीबन 44 बिलियन डॉलर्स था। मतलब तिजारती खसारा 44 बिलियन डॉलर्स था। अगर हम जो एक्सपोर्ट्स हम कर रहे थे ना, उनमें हमारी जो प्रोडक्ट्स थी वो 31 बिलियन डॉलर्स की थी और जो हमारी सर्विसेज थी वो 5 बिलियन डॉलर्स की थी। तो अब ये ट्रेड डेफ़िसिट की वजूहात क्या है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा क्यों करते हैं और एक्सपोर्ट कम क्यों करते हैं, और इसकी वजह से हमें ट्रेड डेफ़िसिट या तिजारती खसारे का हमें सामना क्यों करना पड़ता है। तो रीज़न्स में सबसे पहली रीज़न है मैसिव इंपोर्ट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हम हाइड्रोकार्बन्स की बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। अब उन हाइड्रोकार्बन्स में ऑयल आ जाता है, गैस आ जाता है, कोल आ जाता है। इन द फिस्कल ईयर 2022 1 जुलाई से जो 30th जून तक जो फिस्कल ईयर हमारा था, जो मतलब हर साल होता है, अप्रॉक्सीमेटली 30 बिलियन डॉलर्स वर स्पेंट ऑन परचेजिंग हाइड्रोकार्बन्स। मतलब जो हमने हाइड्रोकार्बन्स इंपोर्ट किए तो उनमें से 30 बिलियन डॉलर्स जो थे वो सिर्फ और सिर्फ हमने अब जो है ये हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर हमने स्पेंडिंग की हमारी इंपोर्ट्स में से। 12 टू 14 बिलियन डॉलर्स उनमें से जो थी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए हमने हाइड्रोकार्बन्स को इंपोर्ट किया। और जो है हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट अकाउंट फॉर 40% प्लस इंपोर्ट्स। मतलब अब हम 100% कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें से 40% जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब 40% जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने क्या इंपोर्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी को इंपोर्ट किया, उसमें मोबाइल फ़ोन्स आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमें ट्रेड डेफ़िसिट का सामना, तिजारती खसारे का सामना है। सेकंड रीज़न है कि हमने जो है जो इम्पोर्टेंट एक मशीनरी जो है उसको भी इंपोर्ट किया, उसकी वजह से भी जो है हमें हम डॉलर मुल्क से बाहर निकालना पड़ा। जैसे कि लाइक इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए, विंड प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए टीबीएम हमने इंपोर्ट की, इसको टनल बोरिंग मशीन्स कहते हैं। टेक्सटाइल मशीनरी हमने इंपोर्ट की। फ्रॉम 2022 from 2020 to 2022 we imported machinery worth of 8 बिलियन डॉलर्स। हमने तकरीबन 8 बिलियन डॉलर्स की जो है मशीनरी को क्या किया, इंपोर्ट किया। तो ये एक रीज़न हो गया कि पहले तो हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन्स को इंपोर्ट किया, फिर हमने कहा मशीनरी को इंपोर्ट किया। तो इसके अलावा थर्ड जो है हमने ना हमारी जो इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, मतलब एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी नहीं है। मतलब हमारे जो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। अब उसमें वजह क्या है कि हम जो इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी क्यों है कि हमें चीज़ें जो है दरामद क्यों करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हम थोड़ा-सा एनालिसिस करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ का और अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है एनालिसिस करते हैं। उससे हमें आइडिया होगा कि जो लोगों की या दूसरे कंट्रीज़ की मेन जो एक्सपोर्ट होता है उसमें उनकी इंडस्ट्रीज़ का रोल होता है, उनकी एग्रीकल्चर का रोल होता है। तो पाकिस्तान के साथ क्या हुआ? तो अगर हम बात करें तो इन 1970s जो नेशनलाइज़ेशन ऑफ जब इंडस्ट्रीज़ हो गई ना, तो उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो डिक्लाइन कर गई। मतलब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जब नेशनलाइज़ेशन कर दी गई इसकी इंडस्ट्रीज़ की, उसके बाद क्या हो गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। फ्रॉम 2008 टू 2016 जो था हमें एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जो जिसकी वजह से बहुत सी इंडस्ट्रीज़ क्लोज़ हो गई। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना बिज़नेस स्टॉप कर दिया। 35% उनमें जो टेक्सटाइल यूनिट्स थे वो बांग्लादेश में शिफ्ट हो गए। 80% जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो क्लोज़ हो गई। पंजाब बेस्ड जो लेदर इंडस्ट्री थी वो क्लोज़ हो गई। फैसलाबाद जिसको द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो थी वो क्लोज़ हो गई। इन 2022 के अंदर फिर क्या हुआ कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को सेटबैक हुआ और जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे वो क्लोज़ हो गए, या मतलब जो थे उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को बहुत कम कर दिया। जैसे कि टोयोटा है, होंडा है, निशात है, तो इनकी ये जो मेन इंडस्ट्रीज़ थी हमारे मुल्क में के अंदर क्या हो गई, ये क्लोज़ हो गई या इन्होंने प्रोडक्शन जो है बहुत कम कर दी। जब हमारे मुल्क में कोई प्रोडक्ट बन नहीं रही होगी, मतलब तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे? और जब हम किसी चीज़ में अपने वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होंगे तो मतलब हम एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट्स में।
में अल्टीमेटली हमें अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती थी। इसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें कि हमें ट्रेड डेफिसिट का क्यों सामना है, हमें इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी क्यों है, हम एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी क्यों नहीं है, उसकी जो है अगर हम कॉटन की बात कर लें, टिल 2000 पाकिस्तान वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। 2000 तक पाकिस्तान जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था कॉटन का। अब हालत ये है कि पाकिस्तान 35% कॉटन को इंपोर्ट करता है। फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स थे वो भी हम एक्सपोर्ट किया करते थे, जैसे कि मैंगो है, सिट्रस फ्रूट है, लेडी फिंगर है, या जो भी डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, हम एक्सपोर्ट किया करते थे। अब क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें। इसके अलावा हम बात करें, वन ऑफ द मेजर इंपोर्टिंग जो प्रोडक्ट है, हम जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एडिबल ऑयल हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। पाम ऑयल जो है हो गया या दूसरी चीज़ें हैं, हम इंडोनेशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, नतीजा क्या हो रहा है? लेस एक्सपोर्ट एंड मोर इंपोर्ट्स, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एक तरफ हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब है इंपोर्ट करना पड़ता है, एक्सपोर्ट हमारी है नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जो है हमें ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है, मतलब तजारती खसारे का सामना करना पड़ रहा है। 1998 से लेके 2017 की बात करें तो उसमें 1998 में हमारी जो पॉपुलेशन थी 140 मिलियन थी, और 2017 की बात करें तो 220 मिलियन होगी। अभी जो रिसेंट सेंसस है उसके इनिशियल फिगर्स के मुताबिक हमारी जो आबादी है वो तकरीबन 230 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो अब जो है हमारी प्रोडक्शन तो उस तरह नहीं हो रही, लेकिन डिमांड तो बहुत ज़्यादा हो रही है। अब वो हम डिमांड कैसे पूरी करते हैं? हम वो डिमांड इम्पोर्ट करके वो पूरी करते हैं। अब इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे तो मतलब ये कि हमारी जेब से पैसे किसी और मुल्क में जाएंगे, अल्टीमेटली हमें जो है तजारती खसारे का सामना करना पड़ेगा। तो यही वजह थी कि हमें जो है तजारती खसारे का सामना करना पड़ा। इसका नतीजा एक और भी निकला कि हम इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बने, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का भी हमें सामना है। तो हमें क्या होता है कि हमने डॉलर में पे करना होता है। हम जो भी कर्ज़े होते हैं हमने डॉलर में पे करना होता है। जैसे-जैसे हमारा रुपये जो है डिवैल्यू होता है, वैसे-वैसे हमारे कर्ज़े लिए बगैर बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क के अंदर जो रेमिटेंसेस है, जिसे ज़र मुबादला कहते हैं, जिसे ब्लेसिंग भी कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, जो हमारे भाई जो हैं वो पाकिस्तानी डायस्पोरा डिफरेंट कंट्रीज़ में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के अंदर पैसे भेजते हैं, तो उसकी जो अमाउंट है $31 बिलियन थी, जो उन्होंने रेमिटेंसेस में भेजे। अब हमारा ट्रेड डेफिसिट टोटल था $44 बिलियन, उसमें से $31 बिलियन रेमिटेंसेस से निकल गया। तो अभी हमारा जो शॉर्टफॉल उसकी वजह से, रेमिटेंसेस की वजह से सिर्फ $13 बिलियन रह गया। लेकिन ये $13 बिलियन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से हमें देखा कि हमारी प्रोडक्शन कम होने की वजह से, इंडस्ट्रियल डिक्लाइन की वजह से हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सामना है, हमें ट्रेड डेफिसिट का सामना है। अब सवाल ये है कि हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस क्या हैं ट्रेड डेफिसिट के, और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या हैं? व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू मिटिगेट द ट्रेड डेफिसिट और टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड डेफिसिट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की, तो उसमें हमें एक्वायर लोन्स, हमें लोन लेने पड़ेंगे, हमें कर्जे अदा करने के लिए कर्जे लेने पड़ेंगे। फ्रॉम 1940 वी हैव यूज दिस, कि मतलब जो है हमने लोन लिए 1980 के बाद, हमने ट्रेड डेफिसिट को वो पूरा करने के लिए हमने लोन्स लिए। पाकिस्तान लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन देन टू टेक लोन्स। अगर हम लोन नहीं लेते तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स को जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स का मतलब ये है कि व्हेन अ कंट्री इम्पोजेस प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, उसका मतलब ये है कि दूसरे ममालिक की चीज़ों के ऊपर आपने इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है कि वो जो हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं, तो अल्टीमेटली जो पाकिस्तानी सिटीज़न हैं उनको परचेज़ नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्करेज होंगे। इसका मतलब है कि हमारी इम्पोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, अल्टीमेटली हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो सकता है। तो ये दो सोल्यूशंस हैं कि हम लोन्स लें और इसके अलावा जो है प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अपनाएं। तो ये तो शॉर्ट टर्म्स जो है सोल्यूशंस हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की बात करें तो अगर हमारे पास जो परमानेंट सॉल्यूशन है तो वो क्या है? हमें अपनी प्रोडक्शन बेस को बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बेस में हमारी इंडस्ट्री आ जाती है और एग्रीकल्चर आ जाती है। अगर हम 2019 से लेकर 2020 तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हमारी $13 बिलियन थी। तो उसके बाद जो है 2021 से 22 की बात करें तो उसमें जो हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, वो $20 बिलियन की होगी। मतलब ये कि जो अच्छे मेजर्स लेने की वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स $7 बिलियन जो हैं वो बढ़ गई। 2020 से 2021 की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने $3 बिलियन के मोबाइल्स को इंपोर्ट किया। 21-22 की बात करें तो हमने जो है $1.6 बिलियन के मोबाइल को इंपोर्ट किया। मतलब हमारी इंपोर्ट कम होगी। जैसे जैसे मोबाइल कंपनीज पाकिस्तान में ओपन होगी तो हमारी जो डिमांड होगी वो इंडिजिनसली या लोकली जो है मीट होना शुरू होगी। अल्टीमेटली हम मतलब जो है हमने मोबाइल को कम जो है इंपोर्ट किया।
अगर यही जो है मतलब पेस रहा और पाकिस्तान के अंदर जो है मुख्तलिफ तरह की जो टेक कंपनीज जो है वो ओपन हुई, अल्टीमेटली हमारी जो डिमांड है हमारे घर के अंदर से पूरी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पैसे हम इन चीज़ों को परचेज करने के लिए बाहर भेज रहे हैं वो बच जाएंगे और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो वी हैव टू प्रमोट एग्रीकल्चर। हमें एग्रीकल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर प्रमोट करेंगे तो जो है हम हमारे जो मेन जो है सोर्स है, मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से मुंसलिक हैं। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें 2021 और 22 में जो है 26 मिलियन टन ऑफ व्हीट जो है हमने प्रोड्यूस किया। तकरीबन 26 मिलियन टन प्रोड्यूस करने के बावजूद हमें 30% जो वीट है वो इंपोर्ट करना पड़ा। इसके अलावा एडिबल ऑयल जो है हमें प्रोड्यूस करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। इसके डिफरेंट जो है फॉरेस्ट जो है पाकिस्तान के अंदर लगाने चाहिए। इसके अलावा जो है हम जो भी हमें ज़रूरत है हमें जो है वो कल्टीवेट यहाँ पे करनी चाहिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड्स को फर्टाइल करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैनाल्स बनानी पड़ेंगी, डैम्स बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह जो है हम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक और सोल्यूशन भी है कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं रॉ मटेरियल में सेल ना करें, बल्कि उसमें क्या करें, वैल्यू ऐड करें। जब वैल्यू ऐड जब किसी चीज़ में आप करते हो उससे अल्टीमेटली उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर जाती है। फॉर एग्जांपल आपने जो है कॉटन को जो है कल्टीवेट किया, तो कॉटन को एज सच जो सेल करने के बजाय आप उसकी जो है स्क्रीनिंग करें और उससे क्या करें, क्लोज बनाएं और क्लोज से ब्रांड्स, और ब्रांड्स जो अल्टीमेटली जब इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करेंगे तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लाएंगे एज़ कम्पेयर टू सिंपल कॉटन के। तो वैल्यू एडिशन से भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो चीज़ों को जो कम्पेटिटिव बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सोल्यूशन क्या है, हम अपने IT सेक्टर को प्रमोट करें। 2021 में अगर उसकी रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो इंडिया ने उतने पैसे IT सेक्टर से कमाए जितने के जो सऊदी अरेबिया है टोटल ऑयल की एक्सपोर्ट से कमाए। मतलब जितना, क्योंकि ऑयल रिच कंट्री है और उसके मेन रिलायंस सऊदी अरेबिया की ऑयल के ऊपर है, उसने जितनी एक्सपोर्ट ऑयल की एक्सपोर्ट से पैसे कमाए, इंडिया ने सिर्फ IT सेक्टर से उतने पैसे कमाए। पाकिस्तान सीरियसली लैगिंग बिहाइंड इन IT सेक्टर। पाकिस्तान जो है IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, मोबाइल कंपनीज में, लैपटॉप्स में, सर्विसेज में, कॉल सेंटर में। अब देखें जो इंडिया में भी रिसेंटली जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्रेस हो गई है और बहुत ज़्यादा जो न्यू ब्रांड्स हैं वो लॉन्च हुए हैं जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड थे, लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ों में बहुत पीछे है। तो हमें इसकी तरफ जो है क्या करनी पड़ेगी, तवज्जो करनी पड़ेगी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड डेफिसिट से बच सकते हैं। तो ये तो हमारे जो टॉपिक की पहली जो है डायमेंशन हुई कि इकोनॉमी एंड ट्रेड में ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि लोन क्या होता है, हम लोन लेते क्यों हैं और लोन जो है इंक्रीज क्यों करते जा रहा है, और हम ये इस जो डेट ट्रैप है, इस जो कर्जे की दलदल में क्यों फंसते जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान का टोटल लोन था 2008 के अंदर वो था $6 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन PKR। मतलब जो उसमें जो फॉरेन लोन था वो $62 बिलियन था। 2013 में वही लोन 12 ट्रिलियन PKR का हो गया और फॉरेन लोन उसके अंदर $84 बिलियन का था। अगर 2018 की बात करें तो वही लोन $30 ट्रिलियन का हो गया। और 2022 की बात करें तो लोन जो है उसकी अमाउंट जो होगी $53 ट्रिलियन होगी, और उसमें जो फॉरेन जो लोन था उसमें $127 बिलियन उसकी जो है अमाउंट होगी। अब लोन दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल लोन है और एक एक्सटर्नल लोन है। मतलब अब इंटरनली भी लोन लेता है पाकिस्तान और एक्सटर्नली भी लोन लेता है। अब इंटरनल लोन से क्या मुराद है और एक्सटर्नल लोन से क्या मुराद है। अगर हम इंटरनल लोन की बात करें तो पाकिस्तान जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लेता है और दूसरे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे लोन लेता है। एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो उसमें IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, SDB है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, AIIB है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक है। इसके अलावा दोस्त ममालिक से हम कर्जा लेते हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, कतर है, चाइना है और जो है UAE है। अब सवाल यह है कि हम कर्जे लेते क्यों हैं, what are the reasons behind for attaining loan from different countries as well as from different monetary bodies. The number one reason is to meet the budget deficit. हमें अपने बजट डेफिसिट को मीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। बजट डेफिसिट का मतलब यह है कि हमारे अखराजात ज़्यादा है, हमारी इनकम कम है, तो जो अखराजात को मीट करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने बजट डेफिसिट की बात करें 2021-22 में तो हमारा बजट डेफिसिट था 4.3 ट्रिलियन PKR। ये तो पहली रीज़न होगी, हमने अपने बजट डेफिसिट को जो है वो मीट करना होता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू अटेन द लोन्स, वी हैव टू एक्वायर द लोन्स।
सेकंड रीज़न इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का भी सामना करना पड़ता है। अब उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस का मतलब ये है कि डॉलर आउटफ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है, जबकि इनफ्लक्स बहुत कम होता है और हमने क्या करना होता है, डॉलर्स में पे करना होता है। यूँ-यूँ जो डॉलर है हमारी मार्केट्स में शॉर्ट होगा, अल्टीमेटली उसकी प्राइस जो रेज़ हो जाएगी। तो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बचने के लिए भी लोन लेना पड़ता है हमें। इसके अलावा हमें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। उसमें जैसे मीर बादशाह डैम है, उसके लिए हमें $14 बिलियन चाहिए, दासो डैम के लिए $7 बिलियन चाहिए, मोमन डैम के लिए $3 बिलियन चाहिए, गवादर सी पोर्ट के लिए और दूसरी जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फाइनेंस करने के लिए भी हमें लोन लेना पड़ता है। अब ये तो रीज़न्स होगी कि हम लोन लेते क्यों हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, इसके रिपरकशंस क्या होते हैं, इसके आउटकम्स या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। उसमें अगर हम बात करें तो हम डेट ट्रैप में फँसते जा रहे हैं, हम कर्ज़े के अंदर जो है वो फँसते जा रहे हैं। वी आर इन डेट ट्रैप। टू पे ऑफ लोन्स हमें कर्ज़ा लेने के लिए भी कर्ज़ा लेना पड़ता है। अब सेकंड जो है रीज़न है, सेकंड जो मसला है, कंडीशनैलिटीज़ ऑफ आईएमएफ हैव टू बी एक्सेप्टेड। हमें जो आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है या दूसरी मॉनेटरी बॉडीज़ हैं, उनकी जो कंडीशनैलिटीज़ हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 2022 के बारे में बात करें तो उसमें से हमें उन्होंने जो लोन की ट्रांच दी थी या उसकी किस्त 1.17 जो बिलियन डॉलर की दी थी, तो उसमें उन्होंने जो हमारे ऊपर शर्त रखी थी कि हम हाइड्रोकार्बन्स की कीमतों को बढ़ा दें। तो एकदम ही जो कीमतें थी पेट्रोल या जो हाइड्रोकार्बन्स थी, मतलब पेट्रोल की कीमत की अगर बात करें 150 से 225 तक जंप कर जाती है और हमें अभी पता है कि बहुत ज़्यादा जो है हाई हो चुकी है। डीजल की प्राइस 160 से 235 तक चली जाती है। इलेक्ट्रिसिटी की जो पर यूनिट होती है 16 से 34 जो पर यूनिट तक जो है जंप कर जाती है। मतलब ये कि ये उसकी तरफ से जो है डिमांड्स होती हैं आईएमएफ की तरफ से। उसके अलावा वो कहते हैं कि हम सब्सिडीज़ को एंड करते हैं, जिसकी वजह से उसका अल्टीमेट जो रिपल इफेक्ट होता है वो जो है पुअर सेगमेंट के ऊपर होता है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू डील विद दिस मैनेस, टू डील विद दिस प्रॉब्लम, टू डील विद दिस डिजीज़? तो सबसे पहला जो इसका जो है सॉल्यूशन है, टू एक्वायर मोर लोन्स। हमें शॉर्ट टर्म में और ज़्यादा लोन्स लेने पड़ेंगे। वी हैव टू पे ऑफ मोर देन $17 बिलियन। हमें $17 बिलियन से ज़्यादा पे करना है। तो उस पुराने लोन को पे करने के लिए हमें जो है नया लोन लेना पड़ेगा। अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म में हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। सेकंड अगर बात करें, ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द प्रोडक्शन सेक्टर। हमें अपने प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर क्या लानी पड़ेंगी? रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। आईटी सेक्टर के अंदर स्पेशली उसको रिवैम्प करना पड़ेगा। उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट करना होगा। इसके अलावा वी हैव टू बिकम द एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। हमें एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनना होगा। एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हम कैसे बन सकते हैं? हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करके, हम अपने जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करके, हम अपने सर्विसेज सेक्टर को प्रमोट करके, हम अपने एजुकेशन को ठीक करके हम एक्सपोर्ट बेस्ड जो है इकोनॉमी बन सकते हैं। इसके अलावा थर्ड जो इसका सॉल्यूशन है, हमें टैक्स रिफॉर्म्स लाना पड़ेगी। हमें जो टैक्स नेट है उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। हमें जो लोग इससे बाहर हैं, जो लोग करप्शन करते हैं, जो लोग टैक्स नहीं देते उन तक जो है उन तक रसाई हासिल करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है मतलब जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है इंडस्ट्रीज़ में उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इसमें ये है कि बहुत से इंडस्ट्रीज़ की जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इनकम बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वो शो बहुत कम करते हैं। तो ये भी एक जो है चीज़ है हमें लानी पड़ेगी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेवेन्यू को इकट्ठा कर सकते हैं और हम ट्रेड डेफ़िसिट से, लोन लेने की वबा से और जो बजट डेफ़िसिट से या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से हम बच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि रेमिटेंसेस क्या होते हैं? ज़र मुबादला जिनको हम कहते हैं, जो बैरून ममालिक से हमारे जो एक्सपैट्रिएट है, जिन्हें डायस्पोरा कहते हैं या ओवरसीज़ कहते हैं, जो पैसे पाकिस्तान को लीगल चैनल्स के साथ के ज़रिए से भेजते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रेमिटेंसेस कहते हैं। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसकी रिपोर्ट 2021 टू 22 की रिपोर्ट देखें तो हमारे जो टॉप रेमिटेंसेस आती हैं वो सऊदी अरेबिया से आते हैं। सऊदी अरेबिया से सबसे ज़्यादा हमें ज़र मुबादला $8 बिलियन आता है। फिर यूएई से $5 बिलियन आता है, यूके से $4 बिलियन आता है, यूएसए से $3 बिलियन आते हैं और ओमान से $1 बिलियन आता है। अगर हम रीजन वाइज देखें कि हमारे पास रीजन वाइज किस रीजन से ज़्यादा पैसे आते हैं, तो मिडल ईस्ट से हमें $15 बिलियन आते हैं, यूरोप से हमें $11 बिलियन आते हैं और नॉर्थ अमेरिका से हमें $4 बिलियन प्लस आते हैं। रेमिटेंसेस आर द लार्जेस्ट स्टेबलाइजर्स इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि हमने अभी बात की कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था $44 बिलियन था, उसमें से $31 बिलियन हमारे पास रेमिटेंसेस आ गए, जिसने हमें इतने बड़े जो है ट्रेड डेफिसिट से बचा लिया और जो बाकी हमारे पास बच गया वो $13 बिलियन का शॉर्टफॉल बच गया। तो इसका मतलब है कि रेमिटेंसेस हमारे बेहतरीन जो है क्या है, स्टेबलाइजर्स है। अब हम रेमिटेंसेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं।
मतलब ये तो हम बहुत कम रेमिटेंसेस ले रहे हैं। अगर हम जो है चीज़ें आसान कर दें और चीज़ों को जो है रिवाइटलाइज़ कर दें या मॉडर्नाइज़ कर दें, तो हम रेमिटेंसेस को कोई कई गुना जो है वो कम कर सकते हैं। अब इसमें रिकमेंडेशंस क्या क्या है कि हमें अपने रेमिटेंसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रेगुलराइज़ द नॉन रजिस्टर्ड मनी एक्सचेंजेस। अब लोग क्या करते हैं जो एक्सपैट्रिएट हैं या दूसरे ममालिक में रहते हैं, वो इल्लीगल चैनल्स को अपनाते हैं, हवाला हुंडी इस्तेमाल करते हैं। वो इससे इसलिए ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि इनका टाइम बचे, उनके जो है पैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा बचे, और वो क्या करते हैं मनी को लॉन्डर करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। अब इसमें ये है कि पाकिस्तान को इसकी वजह से ग्रे लिस्ट का भी सामना करना पड़ा। पाकिस्तान फैट ऑफ की ग्रे लिस्ट में था। अभी जो है फॉर्चुनेटली पाकिस्तान उससे निकल गया, तकरीबन 34 पॉइंट्स को उसने मीट किया, उसके बाद वहाँ से निकल गया। लेकिन अभी ये जो है ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो नॉन रजिस्टर्ड मनी एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर क्रैक डाउन करना पड़ेगा। इसमें एफआईआर जो है रोल प्ले कर सकता है, और दूसरी जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं कोलैबोरेशन करके इनको रोक सकते हैं। सेकंड हमें क्या करना पड़ेगा, अपने बैंकिंग सेक्टर को कंपेटिटिव बनाना पड़ेगा। जो वो लिथार्जिक या स्लॉथी जो एक पुराना जो था बहुत स्लो बैंकिंग सिस्टम है आज के फास्ट दौर में, वो हमारे लिए विएबल नहीं है या हमारे लिए गुड ऑप्शन नहीं है। सो वी नीड टू मेक और बैंकिंग सेक्टर कंपेटिटिव। इसके लिए जो है हमें क्या, फॉर एग्जांपल इसके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टेप्स भी लिए। मतलब ये है कि जैसे कि रोशन डिजिटल अकाउंट है 2020 के अंदर आया, उसकी वजह से हमारी जो रेमिटेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए। उसमें रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत ये था कि आप जो है 24 घंटे के अंदर अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके ज़रिए से आप कोई चीज़ पाकिस्तान में कोई ज़मीन परचेज़ कर सकते हैं, इवन कि शॉपिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा आसान होगी, और जो पहले जो एक लेंथी प्रोसेस था उसको ईज़ी कर दिया। इसी तरह के और स्टेप्स लेने की हमें ज़रूरत है, और टैक्स जो है बहुत कम करना चाहिए, ताकि जो है रेमिटेंसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पाकिस्तान के अंदर भेजें। अगर हम पास्ट एनालिसिस करें 2019 और 20 की बात करें, तो हमारे जो रेमिटेंसेस थे वो 21.7 बिलियन डॉलर्स थे। 21 और 22 में उनकी तादाद 29.3 बिलियन डॉलर्स हो गई। मतलब 2 सालों के अंदर तकरीबन 10 बिलियन डॉलर्स जो रेमिटेंसेस थे वो इंक्रीज़ करके, और ये अनप्रेसिडेंटेड था, मतलब बेमिसाल जो एक ये चीज़ थी कि पाकिस्तान हिस्ट्री में ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आती। ये चीज़ कैसे हुई? क्योंकि रिफॉर्म्स लाए गए, क्योंकि जो है पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए, और उन पॉजिटिव स्टेप्स ने जो है बहुत अच्छे फ्रूट्स दिए। अब हम अपनी लास्ट डायमेंशन के ऊपर बात कर लेते हैं इकोनॉमी और ट्रेड के अंदर, कि डिवैल्यूएशन ऑफ पीकेआर, कि हमारे रुपए की जो कीमत है वो कम क्यों होती है, हमारा जो रुपया है वो जो डिवैल्यू क्यों होता है, इसकी रीजंस क्या हैं, और जो है मतलब कैसे कैसे ये डिवैल्यू होता रहा है पास्ट में। अगर हम बात करें 2008 की, तो एक डॉलर जो था वो 62 रुपए के बराबर था। 2013 के अंदर एक डॉलर 84 रुपए के बराबर था। 2018 के अंदर एक डॉलर 125 पीकेआर के बराबर था। 2021 में 178 रुपए के बराबर था। और जो अभी अगर 2022 की बात करें, अब 225 जो पीकेआर के बराबर। अब ये रिसेंटली 2023 की बात करें तो तकरीबन 280 या 270 प्लस जो है अभी उसके बराबर है एक डॉलर। तो ये क्या चीज़ें थी, या जो रुपये था वो अब नॉर्मली डिप्रिशिएट क्यों हुआ, इसकी जो है वर्थ कम क्यों हुई, उसकी हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 रीज़न थी डिक्लाइन इन डॉलर रिजर्व्स, कि हमारी जो डॉलर रिजर्व्स थी वो कम हो गई। डॉलर रिजर्व्स का मतलब है कि जो हमारे बैंकों के अंदर जो डॉलर्स के ज़खायर पड़े थे वो कम हो गए, जिसकी वजह से हमारे, क्योंकि हमारा जो रुपया है वो डॉलर के साथ कपल है। अगर हमारे जैसे जैसे हमारे बैंकों से वो डॉलर की जो अमाउंट है कम होती जाएगी, अल्टीमेटली हमारा जो रुपये है वो वीक होता जाएगा, क्योंकि हमने लिंक किया हुआ है अपने जो प्राइस को पीकेआर को डॉलर रिजर्व्स के साथ। अगर हम बात करें तो 2021 में हमारे टोटल रिजर्व्स थे 23 बिलियन डॉलर्स के। उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 15 बिलियन डॉलर्स के थे, और कमर्शियल बैंक के पास 8 बिलियन डॉलर्स के थे। दिसंबर 2022 की बात करें तो हमारे पास वो रिजर्व 10 बिलियन डॉलर बच के, और जो थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 5 बिलियन डॉलर के थे, और कमर्शियल बैंक के पास 5 बिलियन डॉलर के थे। मतलब ये कि हमारे जो रिजर्व्स थे बहुत ज़्यादा कम हो गए। ये एक वजह बनी कि हमारा जो रुपये था वो बहुत ज़्यादा मैसिवली डिक्लाइन कर गया। सेकेंड रीज़न थी कि हमने आर्टिफिशियल कंट्रोल किया हुआ था, फ्री फ्लोट नहीं करने दिया था रुपए को, जानबूझ के जो रुपए की कीमत को स्टेबलाइज किया हुआ था डॉलर के मुकाबले में। तो ये जैसे कि वो बैलूनिंग की हुई थी, और अल्टीमेटली वो बैलून क्या कर गया, बर्स्ट कर गया। अगर जिसकी वजह से हमारा जो पीकेआर है वो डीवैल्यू कर गया। अब जो 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो फिक्स्ड होते हैं, मतलब आप पे कर दो, या फिर क्या कर दो, फ्री फ्लोटिंग कर दो करेंसी को। तो अब जो हमने पाकिस्तान ने क्या कर दिया, फ्री फ्लोट करने दिया, कि मार्केट के मुताबिक जो है रुपया अपने आप को डॉलर के मुताबिक एडजस्ट कर ले। तो मार्केट में जो है बहुत बुरी तरह से मार पड़ी पीकेआर को, अल्टीमेटली जो पीकेआर थी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई।
अब इसकी वजह से जो है मज़ीद अगर हम बात कर लें तो हमारे ऊपर जो आईएमएफ या दूसरे जो ममालिक से या दूसरी मॉनेटरी बॉडी से हमने कर्जे लिए थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए अल्टीमेटली, क्योंकि हमारा रुपया जो है वो डिवैल्यू हो गया। थर्ड रीज़न है कि जो रुपया है वो डिवैल्यू क्यों कर गया, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, सियासी जो बदनज़मी है, उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में आया हुआ है, क्योंकि अनसर्टेनिटी का जो माहौल है, बेयकीनी का दौर है, फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर नहीं आता, कोई जो है मेन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पाकिस्तान में स्टार्ट करने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसके अलावा जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके साथ जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है। इसके अलावा जो है हमें जो है इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट के किनारे के ऊपर थे। इस अनसर्टेनिटी की वजह से हमारा जो पीकेआर था वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गया, क्योंकि जो लोगों ने अपने पैसे जो है पाकिस्तान से निकालना शुरू कर दिया, अपने डॉलर्स को निकालना शुरू कर दिया। दैट्स वाई हमारे रिजर्व्स कम होते गए, रिजर्व्स कम हुए तो हमारा पीकेआर क्या हो गया, डिवैल्यू होता गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, कि हम डिवैल्यूएशन ऑफ पीकेआर को कैसे रोक सकते हैं या अपने अपने रुपये को कैसे जो है डॉलर के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रिंग डॉलर्स, और ब्रिंग डॉलर्स हमें डॉलर्स लाने होंगे अपने मुल्क के अंदर। और अपने मुल्क के अंदर हम डॉलर्स कैसे ला सकते हैं, हम लोन लेके ला सकते हैं, दूसरे रेमिटेंसेस के ज़रिए से ला सकते हैं। थर्ड, हमने प्रोडक्शन बेस को बढ़ा के ला सकते हैं, जिसके नतीजे में हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा, हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी। अब जो है आउटफ्लक्स ऑफ डॉलर कम होगा और इनफ्लक्स ज़्यादा होगा, अल्टीमेट रिजर्व ज़्यादा होंगी तो उससे का नतीजा कॉन्सिक्वेंटली जो हमारा पीकेआर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये तो पहला सोल्यूशन है। सेकंड सोल्यूशन की बात करें तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में हमें इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, हमें एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी, हमें अपने आईटी सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा, हमें अपने एक्सपोर्ट को जो है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें टैक्स रिफॉर्म्स लाना पड़ेंगे। इसके अलावा थर्ड जो सोल्यूशन है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें लाना पड़ेगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, द पार्टी ऑन द रोड शुड गो बैक टू द पार्लियामेंट एंड सॉल्व इट्स डिस्प्यूट्स एंड मैटर्स देयर। तो हमारे जो हैं फैसले सड़कों पे नहीं बल्कि पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए। तो ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि तमाम जमातों को यकसा एक पार्लियामेंट के अंदर अपने मसाइल को हल करना चाहिए। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए एक प्री रिक्विजिट है। सेकंड जो है फ्री इलेक्शन जो है, फ्रेश इलेक्शन, जो फ्रेश एंड फ्री इलेक्शंस हैं, ये एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। थर्ड जो है पार्टी ऑन रोड्स आल्सो डिमांडिंग फ्रेश इलेक्शन। तो उनकी डिमांड है तो सब जमातों को एक जगह पे इकट्ठा होना चाहिए और इलेक्शन वगैरह करवाना चाहिए, जिससे जो है मुल्क के अंदर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। और तमाम इदारे अपने जो हैं जो डोमेन्स के अंदर रह के काम करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, अल्टीमेटली सर्टेनिटी आएगी। सर्टेनिटी आएगी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे तो डॉलर का इन्फ्लक्स होगा, डॉलर का इन्फ्लक्स होगा तो जो डिवैल्यूएशन ऑफ पीकेआर है वो रुक जाएगी और हमारे जो पीकेआर है वो स्ट्रांग होगा। अल्टीमेटली हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा होगी, हमारी प्रोडक्ट्स क्या होंगी, कंपेटिटिव होगी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ पीकेआर को बचा सकते हैं। तो आज के हमने लेक्चर में जो चीज़ें बात की, हमने 4 डोमेन्स को डिस्कस किया। हमने ट्रेड डेफिसिट को, लोन को, और जो है इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को, हमने रेमिटेंसेस को, डिवैल्यूएशन ऑफ पीकेआर को, इन चीज़ों को डिस्कस किया। हमने ट्रेड डेफिसिट में बात की कि हमें ट्रेड डेफिसिट का क्यों सामना है, हमारे एक्सपोर्ट्स कम है, इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं, इंडस्ट्री जो है हमारी जो डिक्लाइन करती जा रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बुरी तरह से मुतासिर है। लोन जो है हम 2 तरह से लेते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल लोन लेते हैं। इंटरनल में हमने बात की हम कमर्शियल बैंक से लेते हैं, एसबीबी से लेते हैं। एक्सटर्नल लोन्स में हमने आईएमएफ की बात की, वर्ल्ड बैंक की बात की, चाइना की, यूएई की बात की। रीजंस भी हमने की बात की कि हमें लोन क्यों लेना पड़ता है, पुराने कर्ज़ों को अदा करने के लिए, अपने बजट डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए, ट्रेड डेफिसिट को पूरा करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से डील करने के लिए। इम्प्लीकेशंस हमने बात की कि हम जो डेट ट्रैप के अंदर जा रहे हैं, इसके सॉल्यूशंस की बात की कि हम जो है प्रोडक्शन बेस को बढ़ा दें, रेमिटेंसेस को बढ़ा दें, और जो है डिवैल्यूएशन ऑफ पीकेआर की फिर हमने बात की, उसकी रीजंस की बात की, और फिर हमने कहा कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। इसके सॉल्यूशन पे हमने बात की कि हम जो है डॉलर्स जो है मुल्क के अंदर लाएँ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएँ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर लाएँ। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो रुपये है उसको क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइज़ कर सकते हैं। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो।